नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे पाठ 12 जिसका नाम औरंगज़ेब है। हमने बच्चों इससे पहले आपको बताया हुआ कि औरंगज़ेब ने किस तरह से शासन सत्ता अपने पिता शाहजहाँ से हथियाया। इसके बाद हथियाने के बाद उसने किस तरह से अपने शासन का संचालन किया। उसने किस तरह से जो है कि मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और उनसे जो है कि बहुत सारे ऐसे कर लगाए जो हिंदुओं पर नहीं लगाने जाने चाहिए थे। फिर इसके बाद आप देखते हैं कि उसका साम्राज्य जो है कि वो डवाडोल स्थिति में होता चला गया। वो जो है कि उसके खजाने धीरे धीरे खाली होते गए, जागीर संकट आता गया। तो इस तरह से उसकी स्थिति बहुत ख़राब होती गई। फिर उसने देखेंगे कि इस स्थिति से उबरने के लिए उसने नए राज्य जीतने के लिए गोलकुंडा और फिर इसका बीजापुर और मराठों पर विजय प्राप्त की, ताकि उनके क्षेत्रों को जीतकर हम अपना जो है साम्राज्य विस्तार कर सकें और ताकि हमें बहुत सारी आय प्राप्त हो, ताकि हम अपने जो भी अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनको वेतन दे सकें और सैनिकों को वेतन दे सकें। लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई नहीं, क्योंकि जितना वो अधिकारियों और अपने कर्मचारियों को खर्च करता उससे कहीं बहुत कम वो जो है राजस्व के रूप में वसूल पाता। तो इसलिए उसको उसके राजकोषीय घाटा वैसे के वैसे बना रहा। फिर आप देखेंगे कि किस तरह से उसके समय में जाटों का, बुंदेलों का, सिखों का, सतनामियों का विद्रोह हुआ। और जब विद्रोह होगा तो बच्चों आपको दबाने के लिए बहुत सारे सैनिक चाहिए, अधिकारी चाहिए। आपके सैनिक को मृत्यु हो गई तो उनको कुछ ना कुछ जो है कि आप पुरस्कार, उनको जो है कि जो जिनकी मृत्यु होगी उनको, उनके परिवार वालों को कुछ ना कुछ आप पैसा या धन देंगे। तो इस तरह से औरंगजेब के समय में आप देखते हैं लास्ट समय में कि उसकी स्थिति बहुत ख़राब होती चली जाती है। तो इसके बाद और हम देखते हैं बच्चों, फिर देखे थे कि सिखों के 10 गुरुओं के नाम हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से हैं। फिर अब आज हम बच्चे उसके आगे देखते हैं। उसके समय तक मुगल तथा सिखों के मध्य संबंध काफ़ी बिगड़ चुके थे। और संबंध क्यों बिगड़े हुए थे? क्योंकि बच्चों औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को इसलिए सिर्फ फांसी दे दी कि क्योंकि उसने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया, इसलिए औरंगजेब ने उनको क्या किया? फांसी दे दी। तो इनसे क्या होगा कि सिखों के और औरंगजेब के या मुगल साम्राज्य के मध्य जो है कि एकदम तीर सद गई, कि कहने का ऐसा है कि वो पा जाए तो उनको मार दें, वो पा जाए तो उनको मार दें। तो एक आप सोचिए कि जिस तरह से गुरु नानक ने एक बहुत ही साधारण धर्म की स्थापना की, सिख धर्म की, और उन्हें जो है कि साधारण जीवन यापन करने की शिक्षा दीक्षा दी, और किस तरह से मुगलों के उनके विरोध के कारण वो एक सैनिक धर्म के रूप में संगठित होता चला गया और एक सैनिक शक्ति के रूप में उभरा। फिर क्योंकि जब भाई क्या होगा कि आप पर कोई दबाएगा तो आप कितने समय तक अपनी सादगी से जिएंगे? आपको कहीं न कहीं उठ के आपको लड़ना पड़ेगा। तो सिख धर्म क्या हुआ कि फिर संगठित हुआ और वो मुगलों के खिलाफ लड़ा। सिखों की शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही थी, जिसको रोकने के लिए उसने पंजाब के मुगल अधिकारियों को आदेश दिए। मुगलों की सेना तथा सिखों के गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में युद्ध हुआ, जिसमें सिख पराजित हुए। अच्छा देखिए, अब युद्ध हुआ, अब भाई दोनों एक दूसरे को क्षेत्र को जीतना चाहते थे, कि क्योंकि सिख अब धीरे धीरे क्या कर रहे थे कि अब हमको, वो सोच रहे थे कि अब हमें अपना राज्य स्थापित करना है और राज्य स्थापित करके अपना शासन संचालित करना था। तो इसलिए उन्होंने जो है कि जब विजय करना स्टार्ट किया तो विजय के लिए बचा किसका? औरंगजेब का राज्य था। तो औरंगजेब से उनको टक्कर लेनी पड़ी, लेकिन सिख इतने मजबूत नहीं थे, क्योंकि मुगल बहुत ही पावरफुल जो है कि सत्ता स्थापित कर लिए थे, तो उनसे टक्कर ले नहीं पाए। और इस तरह से आप देखेंगे गुरु गोविंद सिंह लड़ते हैं लेकिन उनकी पराजय होती है। इसके साथ ही औरंगजेब को पठानों से भी जूझना पड़ता है। तो वह जो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे, तथा अंग्रेजों ने भी इन्हें समाप्त करने का संकल्प किया। जैसे क्या होगा कि बच्चों जो पठान अफगानिस्तान के थे, तो उनसे भी औरंगजेब को उलझना पड़ा। इधर सिखों से वो लड़ रहे थे, उधर पठानों से भी लड़ रहे थे। तो इस तरह उसे उत्तर पश्चिम सीमा पर भी अपना संघर्ष करना पड़ा। दक्षिण भारत में तो वो संघर्ष कर ही रहा था, उत्तर पश्चिम सीमा पर भी उसे संघर्ष करना पड़ा। उसने कूटनीति तथा दमनकारी नीति अपनाकर सन 1678 ईस्वी तक पठानों का विद्रोह समाप्त कर दिया। अच्छा, उसने वहाँ पर जो है कि अपनी सेना के माध्यम से दबाव डाला, उनको पराजित किया, फिर उनसे समझौता करके क्या किया कि उनके विद्रोह को समाप्त कर दिया।
इसके बाद आगे देखते हैं, औरंगजेब को राजपूतों का भी सामना करना पड़ा। यद्यपि उसे स्वयं राजगद्दी प्राप्त करने में अनेक राजपूत सरदारों का सहयोग प्राप्त हुआ था। उसने राजपूत राजा जयसिंह तथा जसवंत सिंह आदि को उच्च पद तथा मनसब प्रदान किए, किंतु मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उस राज्य के उत्तराधिकार के पद को लेकर औरंगजेब तथा राजपूतों के संबंध खराब हो गए। अतः राजपूत मुगलों के विरुद्ध हो गए, जिसका मुगल साम्राज्य पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए बच्चों, हमने बताया था कि अकबर के समय में सबसे अधिक उसकी सहायता किसने की थी, तो राजपूतों ने की थी। फिर शाहजहां, फिर जहांगीर आता है तो उसने भी राजपूतों के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की कि ताकि हमारा जो है, क्योंकि राजपूतों में एक नीति थी या एक उनमें जो है प्रतिष्ठा था कि हम जो है कि युद्ध में मारे जाएंगे या मर जाएंगे, लेकिन हम युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। तो इस कारण जो है कि वो युद्ध में प्राण से लड़ते थे जब तक कि हम अपनी बलि ना दे दें। तो इससे क्या होता था कि विरोधियों को पराजित कर देते थे। और भाई कुशल योद्धा थे, कुशल रणनीतिकार थे, तो हर कोई उनको चाहता था कि अपने साथ मिला लें। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया कि जब जसवंत सिंह और जय सिंह उसकी सहायता कर रहे थे, उनको उच्च मनसब दिया हुआ था और बहुत अच्छे उनके संबंध बन रहे थे, लेकिन उसी बीच आप देखेंगे कि जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। जब जसवंत सिंह की मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी जो है वो अजीत सिंह को उसका वारिस शासक बना देती है। लेकिन औरंगजेब क्या करता है, सोचता है कि हम मारवाड़ पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दें, और उसने घूस लेकर जसवंत सिंह के ताऊ के लड़के इंद्र सिंह को जो है कि वो मारवाड़ का शासक घोषित कर देता है। तो अब इससे लेकर जो है कि वहाँ की मारवाड़ की जनता भी औरंगजेब के खिलाफ हो जाती है, और सभी जो मराठे जो बिखरे हुए थे, और सभी जो राजपूत बिखरे हुए थे, जैसे मेवाड़ था, मारवाड़ था और चित्तौड़ था, ये सब जो बिखरे हुए थे ये फिर संगठित हो गए, और संगठित होकर इन्होंने जो है औरंगजेब से लड़ाई लड़ी, और लड़कर ये जो है कि कोशिश की कि किसी तरह से अजीत सिंह को पुनः गद्दी पर बैठाया जाए। क्योंकि भाई राजपूत एक दूसरे से संबंधित थे, तो जब संबंधी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, तो वो तुरंत संगठित हो जाते थे और औरंगजेब का बड़ा ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया। और इसी में एक सेनापति का नाम आता है दुर्गादास, जिसने अजीत सिंह को शासन सत्ता दिलाने के लिए बहुत प्रयास किया और औरंगजेब से मरते दम तक उसने जो है संघर्ष किया। तो इस तरह से क्या हो गया कि जो मुगल सेना में राजपूतों का विश्वास था वो खत्म हो गया, और इससे क्या हो गया कि एक अविश्वास पैदा हुआ। और अब क्या होगा कि राजपूत जो है वो मुगलों से जो संबंध बनाए हुए थे वो उनका संबंध टूट गया, और धीरे धीरे जो सेवा वो दे रहे थे मुगल साम्राज्य को वो अपना हट गए। तो इससे क्या हुआ कि औरंगजेब की सैनिक क्षमता जो थी वो प्रभावित हुई। मुगल सेना को शिवाजी से भी टक्कर लेनी पड़ी। शिवाजी ने कई बार मुगलों की विशाल सेनाओं को हराया। इन टक्करों में शिवाजी छापामार युद्ध का सहारा लेते थे। छापामार युद्ध वो होता है बच्चों कि जैसे छुपकर आपको आमने सामने लड़ाई नहीं होगी, छुपकर जो है कि एकाएक दूसरी सेना पर आपको धावा बोल देना होता है। जैसे आप कभी गांव में आप देखे होंगे कि जब लड़ाई झगड़ा होता है तो किसी को, जैसे कोई मजबूत है तो वो सीधे सीधे लड़ाई करता है, लेकिन जो कमज़ोर होता है तो वो क्या करता है कि पीछे से जो है कि छुप कर वार करता है। तो इसी को छापामार युद्ध पद्धति कहते हैं। पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों ने भी औरंगजेब के समक्ष समस्याएं उत्पन्न की। आप देखेंगे कि पुर्तगाली भी चाहते थे कि औरंगजेब को किसी तरह से हम हटाएं सत्ता से, और सत्ता से जब इसको हटा देंगे तो क्या होगा कि हमें अपने व्यापार करने में सुविधाएं प्राप्त होंगी और बहुत सारी रियायत मिलेगी, क्योंकि औरंगजेब जो है वो बहुत क्रूर किस्म का शासक था। तो इस तरह से औरंगजेब आगे बढ़ता है। औरंगजेब का आगे शासनकाल क्या करता है, पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में जहाज़ों को लूटना प्रारंभ कर दिया तथा चटगांव बांग्लादेश को अपना केंद्र बनाया। अतः वहां मुगल सेना भेजी गई, जिसने चटगांव को अपने अधिकार में कर अन्य भागों को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया। पश्चिमी समुद्री तटों पर अंग्रेज भी उपद्रव कर रहे थे, अतः औरंगजेब ने उनके
इस उपद्रव को भी समाप्त कर दिया। अभी देखिए, हमने आपको बताया था बच्चों कि जहांगीर के समय में अंग्रेज और अकबर के समय में पुर्तगाली भारत में आए और आकर इन्होंने यहाँ से व्यापार स्टार्ट किया। लेकिन देखिए धीरे धीरे ये क्या है, इनकी लालच बढ़ती गई अंग्रेजों को, पुर्तगालियों की। ये सोच रहे थे कि हम भारत के राज्य क्षेत्र में अपना हस्तक्षेप करें और यहाँ पर जो है कि अपनी सत्ता स्थापित करें। तो ये औरंगजेब से लोहा लेने लग गए। औरंगजेब महासंघी आदमी, उसने बहुत मारा इन लोगों को, पुर्तगालियों को चटगांव से खाली करवा दिया। उनका जो है कि सब बस्तियाँ जो भी उन्होंने कंपनी स्थापित की सब तोड़ फोड़ मचा दिया, सब पर कब्जा कर लिया। तो बाद में फिर ये सब जाके जो है कि उसके पैर पड़े, उससे माफ़ी मांगे, तो फिर जाके उनको पुनः व्यापार करने की अनुमति दी। फिर इधर अंग्रेज भी जो पश्चिम घाट है, जैसे पश्चिम घाट मतलब सूरत हो गया, इधर मुंबई हो गया, यहाँ पर ये उपद्रव मचा रहे थे। इनको दबा के इनको जब दबाया तो इन्होंने फिर जो है कि उसे माफ़ी मांगी, तो फिर इनको थोड़ा सा व्यापार की रियायत दे दिया। लेकिन ये समझ गए कि अभी औरंगजेब से टक्कर लेने लायक हमारी औकात नहीं है, तो इसलिए इससे दूर रहो। तो औरंगजेब के समय तक इन सब ने कुछ नहीं कहा। फिर मुग़ल साम्राज्य का पतन, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य का तेज़ी से पतन हुआ। औरंगजेब बच्चों एक जैसे धार्मिक शासक तो था ही, धर्मांध शासक था, लेकिन वो क्या है कि अपनी सत्ता को उसने बनाए रखा, वो टूटने नहीं दिया। लेकिन जैसे उसकी मृत्यु हुई तो कहते हैं ना कि एक बहुत जो है कठोर अगर शासक आपके यहाँ आ जाता है तो उसके जब चले जाने के बाद तुरंत आपकी सत्ता बिखर जाती है। तो यही हुआ मुग़ल साम्राज्य के साथ। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब की जो है औरंगजेब का जो बनाया साम्राज्य था वो धीरे धीरे बिखरने स्टार्ट हो गया। मुग़ल दरबार सरदारों के बीच आपसी झगड़ों और षड्यंत्रों का अड्डा बन गया। आप देखेंगे कि जो मुग़ल सत्ता थी, कभी जो उसके अमीर थे या बहुत बड़े अधिकारी थे, वो कभी जो है कि बादशाह के सामने खड़े नहीं होते थे, बादशाह के सामने कभी खड़े नहीं होते डर के मारे। वो ऐसी स्थिति में आ गए कि उन्होंने जो है कि मुग़ल साम्राज्य के शासक बनाने में या शासक निर्माता के रूप में भूमिका निभाने लग गए। मतलब आप देखेंगे कि अब बहादुर शाह को कुछ अमीरों ने शासन सत्ता दिलवाई, फिर इसके बाद आप देखेंगे जहांदार शाह को जुल्फ़िकार ने सत्ता दिलवाई, फिर फ़र्रुख सियर को आप देखेंगे सैयद बंधुओं ने सत्ता दिलवाई। मतलब ये अमीर जो है पहले जो जी हुजूरी करते थे, वो आज शासक निर्माता के रूप में अपना जो है कि कार्य करने लग गए। बनाया शीघ्र ही महत्वाकांक्षी तथा प्रांतीय शासक स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे। आप देखेंगे कि छोटे छोटे राज्य जो है वो बिखरने लगे। जैसे बंगाल में मुर्शिद कुली ने अपना शासन स्थापित कर दिया, अवध में शहादत खान ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली, दक्षिण में आप देखेंगे कि मराठों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, दक्षिण में निजाम हैदराबाद ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो कहने का आशय ये है कि छोटे छोटे जो है राज्य वो मुग़ल साम्राज्य से टूटकर बिखरने शुरू हो गए। तो जब टूट कर बिखरने लग जाएंगे तो आपका साम्राज्य धीरे धीरे ध्वस्त हो ही जाएगा। साम्राज्य की कमजोरी उस समय विश्व के सामने स्पष्ट हो गई जब 1739 में नादिर शाह ने मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया और दिल्ली को खुलेआम लूटा। यही नादिर शाह बच्चों हैं जिसने अफ़गानिस्तान से भारत पर आक्रमण किया, जिसे अफ़गानिस्तान का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसने भारत पर आक्रमण किया और आक्रमण करके जो है कि दिल्ली को लूटा, और दिल्ली को लुटवाने में सबसे बड़ा योगदान जो है अवध का नवाब शहादत खां का था। शहादत खां जो है कि ये नादिर शाह पंजाब को जीत कर वो जाने वाला था। तो नादिर शाह ने कहा कि ऐसा है कि आप दिल्ली पर अटैक कर दीजिए, आपको बहुत करोड़ों की संपत्ति मिलेंगी और आपको ऐसे ऐसे खजाने मिलेंगे कि आप अफ़गान जो है कि अमीर हो जाएंगे। इसने कहा अच्छा। इसने जो है कि पहुंच गया वो नादिर शाह दिल्ली में, और दिल्ली में इसके किसी सेनापति को जनता ने मार दिया। इसने पूरे दिल्ली में कत्लेआम मचवा दिया, और कत्लेआम मचा के उसने बहुत सारा सोना खजाना जो भी धन था, रसद था, सब कुछ लेके चला गया। यहाँ तक कि तख्त ताउस जो कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को मिला हुआ था, तख्त ताउस हमने पढ़ा है आगे, उसको भी उठा के लेके चला गया नादिर शाह। तो इस तरह से आप देखेंगे कि नादिर शाह ने जो दिल्ली की बची खुची शक्ति थी उसको नष्ट कर दिया। मुग़ल काल में वाणिज्य तथा व्यापार का विकास हुआ, परंतु इस काल में मुग़ल सरदारों की विलासिता भी अधिक बढ़ गई। भाई जहाँ आपके पास जो है कि ढेर सारी संपत्ति हो, वहाँ विलासिता आ जाना स्वाभाविक है। और जब विलासी व्यक्ति हो जाएगा तो वो काम नहीं करेगा, वो सिर्फ जो है स्वरा और सुंदरी में अपना जीवन व्यतीत करेगा, और वो जब कार्य नहीं करेगा तो उसका साम्राज्य बिखरना निश्चित है। प्रशासनिक स्तर पर व्यापक असंतोष और भेदभाव फैला।
इससे जमींदारी व्यवस्था में गंभीर संकट पैदा हो गया। अधिकतर सरदारों का यह प्रयास रहता था कि वे अधिक आमदनी वाली जागीर हथिया लें। इस कारण मुगल प्रशासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। देखिए बच्चों, क्या होगा कि जो भी अधिकारी होता था तो उसको एक जागीर दी जाती थी कि आप इन्हीं से अपना वेतन प्राप्त करेंगे। इसी को मनसबदारी व्यवस्था भी कहते थे। तो जो जागीर प्राप्त की जाती थी कि वो बहुत ख़राब भूमि होती थी, बहुत निम्न किस्म की भूमि होती थी, वही जो है कि वेतन के बदले दी जाती थी कि ताकि वहाँ अपना खेती वगैरह करवाए जो है अधिकारी और उससे अपना वेतन प्राप्त करे। तो क्या है, हर अधिकारी यही चाहता था कि नहीं, हमको जो है कि बहुत अच्छी जो जागीर, जहाँ बहुत अच्छी खेती उत्पन्न हो वो मिले। तो वो उसके लिए वो धन कभी अधिकारियों को खिलाता था, कभी जो है कि उनको उनकी पैरवी करता था। तो इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार बढ़ गया। भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो आपका प्रशासन धीरे धीरे कमज़ोर होगा। तो ये उसके जो है कि पतन का कारण रहा। सरदार अधीनता की कल्पना करने लगे। सरदार स्वाधीनता की कल्पना कर लगे। सरदार अपने आप को स्वतंत्र मानने लगे, क्योंकि आप देखेंगे कि जुल्फिकार खां, सैयद बंधु, ये सब अपने आप को स्वतंत्र मानते थे और मुगल जो शासक थे उन पर अपना नियंत्रण स्थापित किए हुए थे। मुगल प्रशासन बहुत हद तक केंद्रित था और इसकी सफलता सम्राट की योग्यता पर निर्भर करती थी। योग्य सम्राटों के अभाव में वजीरों, सरदारों तथा मनसबदारों ने उनका स्थान लेने की चेष्टा की, जो मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। आप देखेंगे कि वजीर जो थे, सरदार थे, मनसबदार थे, वो चाह रहे थे कि हम सम्राट का स्थान ले लें। और आप जानते हैं कि जब अगर योग्य एक पावरफुल और एक मजबूत शासक होगा तो वो सभी अधिकारियों को अपने नियंत्रण में करेगा, और अगर वो कमज़ोर हुआ तो अधिकारी खुद ही अपने आप को राजा मानने लग जाते हैं। तो इसीलिए देखेंगे कि धीरे धीरे क्या होगा, मुगल साम्राज्य पतन की तरफ गया। राजनीतिक क्षेत्र में औरंगजेब ने कई गंभीर गलतियाँ की। उसने मराठों तथा राजपूतों को मित्र बनाने की बजाय उन्हें अपना शत्रु बनाया। तो इस तरह से जब वो शत्रु बनाएगा तो उसकी सेना धीरे धीरे बिखरती चली गई। औरंगजेब की मृत्यु तक मुगल साम्राज्य दक्षिण तक फैल चुका था। औरंगजेब की मृत्यु तक आप देखेंगे कि मृत्यु तक फैल चुका था। पूरे साम्राज्य का नियंत्रण उत्तर भारत से ही होता था। बहुत दूर होने के कारण दक्षिण भाग पर प्रभावशाली नियंत्रण रखना संभव नहीं था। इसके कारण दक्षिण भारत के राज्य अपने को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। मुगल साम्राज्य के पतन का कारण यूरोपियों का भारत में आगमन भी था। देखिए बच्चों, औरंगजेब ने दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया, जैसे हमने बताया बीजापुर, गोलकुंडा, और इसके बाद उसने मराठों को जीतकर दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। जब दक्षिण भारत में आप साम्राज्य स्थापित करेंगे तो वहाँ पर आपको रसद पानी, सैनिक, आपको वेतन, सब कुछ देना पड़ेगा, अधिकारी नियुक्त करने पड़ेंगे। तो वो आपके दिल्ली से इतना दूर होने के कारण, भाई दिल्ली से दक्षिण भारत की दूरी बहुत लंबी है, कम से कम 3 से 4 हज़ार से ऊपर किलोमीटर की है। तो आपको यहाँ से रसद पानी वगैरह पहुँचाने में बड़ी समस्या होती थी। और आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में औरंगजेब लगभग अपने जीवन का आधा से अधिक समय व्यतीत कर देता है। तो उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है और उत्तर भारत के शासक जो होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो अपने आप को खुलेआम घूमते हैं कि उनको रहता है कि भाई शासक है नहीं, और जब शासक नहीं होगा तो वो अपना मजा करते थे। तो इस तरह से जो उसका प्रभावशाली नियंत्रण था वो कमज़ोर हुआ और वो सत्ता धीरे धीरे बिखरने शुरू हो गई। फिर आप देखेंगे जो यूरोपीय कंपनी आई थी, जैसे पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज आए थे, फ्रांसीसी आए थे, इन सब ने भी क्या हुआ कि उसके साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। पहले उन्होंने भारत से व्यापार करने के लिए मुगलों से इजाज़त मांगी, परंतु धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने ये कहा कि भाई बड़ी मिन्नतें की कि हमें व्यापार करने की अनुमति दे दीजिए, हम केवल व्यापार करेंगे, हम आप पर जो है कोई नियंत्रण नहीं करेंगे, हम आपके राज्य को जीतेंगे नहीं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इन सब ने अब भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर किसी को खड़े होने की स्थान दे दीजिए तो वो बैठने का प्रयास करता है, और बैठने का स्थान दे दीजिए तो वो लेटने का प्रयास करता है। यही यूरोपीय कंपनियों ने किया, और धीरे धीरे वो क्या हो गया कि भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने लग गए कि भारत को कैसे हम जो है कि अपने अधीन कर लें और भारतीय राज्यों को जीत कर हम वहाँ से कर वसूलें और उन्हीं कर से भारतीयों से सामान खरीदें और सामान खरीद कर हम व्यापार करें। अब देखिए धीरे धीरे उन्होंने भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना की और 200 वर्षों तक भारत में राज्य किया। अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक भारत में राज्य किया था। फिर आगे देखते हैं, इसके अलावा नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना।
आप देखते हैं बच्चों, नादिर शाह 1739 में आक्रमण किया था और अहमद शाह अब्दाली जो है उसने 1748 में भारत पर आक्रमण किया। और मुगल साम्राज्य की पतन का सबसे बड़ा कारण वही था, क्योंकि धीरे धीरे कमजोरी जाहिर हो गई नहीं कि इन्हें पराजित किया जा सकता है, इन्हें हराया जा सकता है। नादिर शाह फारस ईरान का शासक था, उसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। भारत की अपार धन संपदा से आकर्षित होकर 1739 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में उसने भारत पर आक्रमण किया। मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। उसने आक्रमण किया तो उसने आक्रमण करने के पश्चात वो सोचता था कि नहीं, इसको पराजित करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो जब मोहम्मद शाह को पराजित कर देता है तो उसको लगता है कि यार ये तो काम बहुत आसान हो गया हमारा। तो उसके जो अधिकारी थे वही उससे नादिर शाह से मिल गए। जब मिल गए तो उसने जो है कि मुगल बादशाह को पराजित किया और पराजित करके खुद दिल्ली को लूटा। नादिर शाह भारत का कोहिनूर तथा तख्त ए ताहूस सहित अनेक कीमती सामानों को लूटकर अपने साथ ले गया। वर्तमान समय में कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में जड़ा है। हमने पहले ही स्टोरी बताई हुई थी कि कैसे जो है कि आप आगे देखेंगे, पीछे आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से कोहिनूर हीरा शाहजहां से नादिर शाह को मिला, नादिर शाह से राणा रणजीत सिंह को मिला, रणजीत सिंह ने से फिर अंग्रेज़ों ने छीना, उनको ले जाकर फिर ब्रिटिश महारानी को दे दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो मुगल साम्राज्य थी, जो सत्ता थी, वो धीरे धीरे पतन की तरफ बढ़ने लग गई। अब आप देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख बिंदु, मुगल साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। तो देखिए, पहला बच्चों, उत्तराधिकार के लिए होने वाले युद्ध में अपार धन एवं शक्ति नष्ट होती थी। अब देखेंगे बच्चों कि जब उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होगा तो आपको बहुत सारा धन देना पड़ेगा, संपत्ति देनी पड़ेगी। जैसे आप देखेंगे कि औरंगजेब मरता है तो उसके 3 पुत्र थे, उनमें संघर्ष होता है। और जब बहादुर शाह मरता है तो उसके 2-3 पुत्र होते हैं, उनमें संघर्ष होता है। तो इससे क्या होता है, धन संपत्ति कमी होती है। और फिर जो है कि जो आपके विरोधी रहते हैं वो भी आप पर नज़र डालने स्टार्ट कर देते हैं कि ये तो आपस में लड़ रहे हैं, हम इनको क्यों ना पराजित करते हैं। और अंग्रेज़ों को यही अवसर मिला और उन्होंने किसी न किसी बादशाह का साथ दिया और उससे खूब रियायतें प्राप्त की। आगे देखते हैं, सम्राट के कमज़ोर होने से प्रांतीय गवर्नर शक्तिशाली बन जाते थे और वे सम्राट के विरुद्ध विद्रोह कर देते थे। भाई, जब आपका लीडर जो है, जो आपका प्रमुख है, वही कमज़ोर होगा तो जो छोटे छोटे लोग हैं वो स्वतंत्र होने की कोशिश करेंगे ही। और इसलिए प्रांत जो है स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहे थे। तो आप देखेंगे अवध में नया प्रांत बना, बंगाल में नया प्रांत बना, हैदराबाद नया प्रांत बन गया, मराठा नए शक्तिशाली बन गए, गुजरात में अलग ही सत्ता स्थापित हो गई। तो इस तरह से आप देखेंगे कि नए नए स्वतंत्र शासक बने। मुगल शासन के अंत तक राजकोष में ना तो अधिक धन बचा था, ना जागीरें। अधिकारी को वेतन देना कठिन हो गया, जमींदार असंतुष्ट होने लगे, अतः इसका सरदारों से संघर्ष आरंभ हो गया। मतलब कहने का आशा है भाई, अंत समय में क्या होगा कि उनको इतना पैसा, इतना युद्ध हुआ औरंगजेब के साथ कि इतना संघर्ष हुआ, उसके खजाने में पैसा ही नहीं बच रहा था। कई बार बताया जाता है कि वो जो है टोपी सिलकर तो अपना वो खर्चा जो है कि चलाता था औरंगजेब, कि वो खजाने से कभी पैसा अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए कभी औरंगजेब ने राजकोष से पैसा नहीं निकाला। वो टोपी सिलता था, उसी से अपना खर्च चलाता था। तो इस तरह की स्थिति हो गई थी कि मुगल साम्राज्य की सत्ता इतना जो है कि उनका खजाना खाली हो गया था कि वो एक शासक की ज़रूरतों को नहीं पूरा कर सकते थे। तो सरदार आपस में ही संघर्ष करना जरूरी ही था, ये जान लीजिए। मुगलों का जीवन उच्च कोटि की शान शौकत में व्यतीत होता था, इसके लिए वे काफ़ी धन व्यय करते थे। इससे उनका सामाजिक और चारित्रिक पतन हो गया। भाई, जब आप शान शौकत करेंगे, आपका दारू पिएंगे, मदिरा पिएंगे, आपको जो कोई निर्णय लेना है, आदेश देना है, वो आप ठीक से नहीं लेंगे तो आपका पतन होना निश्चित है। इन सब कारणों से 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। अब आगे देखते हैं और भी जानिए। औरंगजेब ने अपने शासन के 50 वर्षों में से लगभग आधा समय दक्षिण के युद्धों में व्यतीत किया। हमने ये बता दिया है पहले। औरंगजेब ने शासन संभालते ही जनता पर से लगभग 80 करोड़ को हटा दिया। वो कई बार बड़ा अच्छा भी काम करता था, 80 करोड़ को हटा दिया। औरंगजेब ने झरोखा दर्शन होता है बच्चों कि शासक और बादशाह जो है कि दिन में एक बार दर्शन देता था। जैसे देवी देवताओं के दर्शन होते हैं ना, उस तरह से मुगल शासक जो है दर्शन देते थे, तो उसे झरोखा दर्शन दिया जाता है।
सभी जो है अधिकारी उनको प्रणाम करते थे और फिर अपना कार्यभार स्टार्ट करते थे। नवरोज़ प्रथा जो है कि एक प्रथा होती थी और ये साल का प्रथम दिन होता है। वो बड़ा ही फारसी धर्म में बड़ा ही जो है कि पवित्र दिन माना जाता है। तो नवरोज़ त्यौहार होता था। मुग़ल सिक्कों पर से कलमा लिखना बंद करवा दिया। उसने कहा कि कलमा लिख रहे हो, ये किसके हाथ में जा रहा है, किसके पैरों तले सिक्का कुचला जा रहा है। तो वो मानता था कि भाई ये जो है कि क्योंकि इस्लाम धर्म को वो बहुत ही दिल से मानता था, तो वो कहता था कि इन सब ये कलमा सिक्कों पर नहीं लिखा जाएगा। और झरोखा दर्शन त्यौहार इन सबको बंद करवा दिया। वो मज़ारों पर जो है कि स्त्रियों को जाने पर पाबंदी लगा दी है। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। इसने मोती मस्जिद का निर्माण लाल किले में करवाया और लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। औरंगजेब ने सती प्रथा व दास प्रथा को बंद करवा दिया। जो सती प्रथा होती है, बच्चों जिसके पति मर जाते हैं तो उसी पत्नी को उसके साथ जला दिया जाता था। और दास प्रथा वो थी कि किसी भी मालिक के अधीन जो काम करने वाले वर्कर हों, जिनको वेतन ना दिया जाए, खाली खाना जो है कि उनका खाना और पानी और कपड़ा लत्ता दिया जाए, तो उनको हम बोलते हैं दास प्रथा। ठीक, तो उसको भी उसने समाप्त करवा दिया। तो इस तरह बातें शब्दावली देख लेते हैं। कलमा, अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं। ये कलमा लिखा जाता था सिक्कों पर। नवरोज वर्ष का पहला दिन पारसियों को, ठीक, हरम का वह हिस्सा जहाँ रानियाँ निवास करती थी। और अकबर के समय में आप देखेंगे 5000 रहती थी। मानसिक के समय में 2000-3000 रानियाँ रहती थी। फरमान शासन द्वारा जारी किया जाता था। फरमान शासन द्वारा जारी किया गया आदेश, वो आदेश होता था कि फरमान जारी किया जा रहा है। तो इस तरह से बच्चों ये आपकी पूरा ये आपका लेसन समाप्त होता है। नमस्कार। हम प्रश्न उत्तर आपको बाद में बता देंगे। नमस्कार, जय हिंद।